अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 मई 2024 और इतवार का दिन है। गंदम दरामद का जो सारा स्कैंडल है वह बहुत से चेहरे बेनकाब कर रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ और मोहसिन नकवी का जब कहा गया कि उसको कमेटी ने बुला लिया है, वो कमेटी, अब मैंने उसको कहा था बहुत ताकतवर आदमी है, कमेटी की क्या मिजाल है इन दोनों को बुला सके, और वही हुआ, वो तरदीद आ गई। उस पर गुफ्तगू करेंगे हम। ऑडियो लीक केस में IB, FIA और PTA के सरबराह को 5-5 लाख का जुर्माना और फैसला जारी कर दिया है और काफ़ी लंबा फैसला है। राना सनाउल्लाह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एक एज करने का क्यों कहा है। PTI ने 9 मई के ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है। लीगी रहनुमा ने PTI के उम्मीदवार की हमायत का ज़िमनी इलेक्शन में ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत तस्वीर के लिए 2 तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। नामज़द गवर्नर जो है ना सलीम हैदर, वो हल्फ ना ले सके तो क्या ऐसा क्या हो गया, क्या वजह क्या बनी है और तकरीब क्यों मुलतवी हो गई है। ग्रैंड अलाइंस के मुतालिक मौलाना फजल रहमान ने अंदर की बात बता दी, लेकिन उससे पहले जो बात मैंने करनी है वो गंदम दरामद की इम्पोर्ट करने वाले वाहिद निगरान वज़ीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने 11 सितंबर को आए तो समरी पहले से जा चुकी थी। ज़रा सुनिएगा कितने ताकतवर हैं ब्यूरोक्रेसी वाले। यहाँ तो बता दिया, जब उन्हें पता चला उन्होंने कहा कि हमारे पास गंदम वाफर है, इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए ना करें। फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए की जो डोमेन नहीं थी, तो मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काकड़ जो हैं वो बुरी तरह फंस गए सारे मामले में। और ये फ़ैसला काबीना और फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने किया, जहाँ ख़जाना और कामर्स का किरदार होता है। जब गंदम दरामद हुई तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कैप्टन महमूद ही थे, बल्कि मुझसे पहले के तैनात थे। ये हमारा कल्चर है कि अफसरान कई चीज़ें बताए बगैर खुद ही कर लेते हैं। उनको पता है कि निगरान वज़ीर को कुछ देर के लिए है। और वीट बोर्ड मीटिंग में हमने एक तारीख़ दी कि इसके बाद इंपोर्ट ना कीजिएगा क्योंकि फिर हमारी अपनी फसल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर क्या कुछ हुआ। आम तौर पर प्रोडक्ट और ज़रूरत में 2.5 लाख मैट्रिक टन का गैप होता है जिसे पूरा साल पुर करना होता है, लेकिन 5 लाख की बजाय 3500 टन तक मंगवा ली गई। ये चार्जशीट है निगरान हुकूमत के ऊपर और कर्ता धर्ता के ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी है जो आंखें बंद कर कर बैठे थे। इतना बड़ा डाका पड़ गया और वो खामोश बैठे रहे। यानी ये बड़ा अच्छा तरीका है लूट मार करने का, बड़े आराम से। और पूछना किसने है भाई, वो जो अपना एंटी करप्शन वॉच डॉग है नैब, वो बच्चा बलूंगड़ा है। FIA ने कुछ नहीं करना, एंटी करप्शन ने कुछ नहीं करना। भाई जिन्होंने कुछ करना है, जब उन्होंने कुछ करना ही नहीं तो भाई आपने देख लिया कि यहाँ लूट मार करके पर्चे हुए सारे, नैब ने सज़ाएँ दी और पल भर में वो ज़मानतें सारी, और वो उसकी सारी कहानी जो है वो कैप्टन सफदर ने पलट के रख दी है। कैप्टन सफदर ने पलट के रख दी है। कैप्टन सफदर ने सारी कहानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने की, जोड़ने की, एक एक कहानी बता। अच्छा, वो कहानी में ट्विस्ट बड़ा अजीब सा है, तो थोड़ा सा सुनिएगा उसी पूरे इंटरव्यू के चंक में से कि क्या वो बातें कह रहे हैं। और वो नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्रेशन ये जाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ वो बहुत यानी मासूम आदमी है। 2 में असम्बली कैसे डिज़ॉल्व हुई, 97 में क्या साजिश हुई, नवाज शरीफ के ऊपर क्यों परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसे किया, और अब आए इस दौर में। ठीक, अब नवाज शरीफ साहब आते हैं 2008 में, मुशर्रफ उनको कहता है कि जी ये सीटें हैं, हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं किसी सीट के बदले नहीं आना चाहता हूँ, जो वोट मिलेगा मैं उस पर नहीं मिला। बेनज़ीर साहब मिसा के जमहूरियत में, वरना उस वक्त भी नवाज शरीफ, उन्होंने कहा मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ मैं अदालत जाऊँ, तो मैं मानूँ ना, तुमने आइन तोड़ा हुआ है, मैं तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठ जाऊँ। इन्होंने ऑफर की मियां नवाज शरीफ को। मैं उस वक्त के DG-ISI इनके रिश्तेदार थे, जनरल ताज नाम था या क्या था। ठीक है, जनरल शाहिद अजीज की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, शाहिद अजीज तो DG-ISI नहीं, वो और नदीम ताज की बात कर, कुछ ऐसे ही नाम था। ठीक, वो आए थे मियां साहब के पास। मैं रिकॉर्ड कैसा बना रहा हूँ जी। उन्होंने जदा में कहा, उन्होंने कहा नहीं यार बस ठीक है, इलेक्शन होगा देख लेंगे। नवाज शरीफ को इक़्तिदार की कभी लालच नहीं रही।
और इस्तीफा भी नहीं हुई उनको लालच। बात ये हुई कि ये 2008 में आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए, जो भी हुआ, बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई, यूसुफ रज़ा गिलानी चले गए, नवाज शरीफ साहब को इन्होंने सियासत से बाहर रखने की कोशिश की, ठीक है जी। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फारूक हुए, परवेज़ अशरफ साहब आ गए, फिर इलेक्शन हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब 2013 आ गया। अब मुझे ये बताएं, 2013 में नवाज शरीफ साहब का इधर इलेक्शन होता है और इधर ही 7 कंटेनर लग जाता है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब से पूछे और शेखुल इस्लाम साहब से पूछे कि भाई अभी हुकूमत बनी है, चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा है, आपने कंटेनर लगा दिया और साथ ही पब्लिक स्कूल है, पेशावर का वाक़या हो गया, ये क्या साजिश थी नवाज शरीफ के खिलाफ? साजिश की वहाँ से कड़ियाँ जुड़ गई थी और ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने ये प्लानिंग की हुई थी। और ये लाहौर पे जो मीनार पाकिस्तान पे एक मसनूई जलसा करवाया गया था इमरान खान का, वहाँ से ये सोच रहे थे कि पंजाब के अंदर एक लीडर पैदा करो, नवाज शरीफ। अब ये नहीं देख रहे नवाज शरीफ की खिदमात क्या हैं। पाकिस्तान से दुश्मनी कर लो, जमहूरियत से कर लो, मगर नवाज शरीफ के बुग्स में काम करो। 2013 आ गया, 2013 का धरना हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, चाइना का वज़ीर आज़म वक्त पे ना आया, सी पैक ना बन सका, बिजली के बहरानों पे काबू जिस तरह पाना था लेट हो गया, डॉलर 105 पे रोका हुआ है, फिर मुल्क को नए सिरे से चलाया। ठीक। अब जनरल चले जाते हैं और पीछे बारी आ जाती है जी, 4 जनरल्स के नाम आते हैं, उसमें कोर कमांडर मुल्तान है, चौथे नंबर पे ये जनरल बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब ने ये किया, अपने ससुर को डाला, जनरल सलाउद्दीन तिरमिज़ी को डाला, इरफान सदीकी साहब को डाला, फवाद हसन फवाद को डाला और इसाक डार साहब को डाला। तुसी मैनू घरों कटवाओगे या अनुषा को कटवाओगे? अनुषा का क्या ताल्लुक है इसाक डार साहब? नहीं, वो पूरी टीम थी ना उस वक्त, वो मिनिस्टर थी ना IT की, ठीक। वो भी इसके हक में थी। और मेरा ख्याल है इसाक डार साहब, मैं ये 4 किरदारों की बात करता हूँ। ठीक, डार साहब को साइड पे कर दें। ठीक, जरा कर ही लें। ठीक, ठीक। वक्त का तकाज़ा है, आप समझते तो सारी बातें मुझसे गिलवाना चाहते। बात आगे बढ़ी, अब शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कसम खाता हूँ। ठीक। और मुझे अच्छी तरह याद है जनरल एजाज अमजद जो बाजवा के ससुर हैं। भाई इतना कुछ जुल्म होने के बाद आपको क्या ये और फरवरी के इलेक्शन में ये कुछ होने देना चाहिए था? आपको तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए था मियां नवाज शरीफ साहब। आपको ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस रद्द कर देना चाहिए था कि नहीं, ये जो कुछ हुआ फ्रॉड हुआ, मैं नहीं मानता। ये फॉर्म 45 और 47 वाली कहानी सबके सामने है, कोई डाउट है इसके अंदर? बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन वजह क्या है कि हुकूमत आपकी आ गई ना, मियां नवाज शरीफ ठीक है, आए तो सामने आए ना, यानी चेहरे नाड़ा सलाउल्लाह बड़ी बातें करते थे, हुकूमत का बन गए, ख्वाजा साद रफ़ी की हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, सारे के सारे हुकूमतों का, और उनको उनका हिस्सा मुताबिक जुस्सा मिल जाएगा, सब खामोश हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो फिर वही रह गया ना कि मियां नवाज शरीफ जो बातें करते थे कि उनके साथ ये हुआ, तो अब उन्होंने खुद क्या किया? उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने तो कुछ नहीं सीखा। और वो एस्टैब्लिशमेंट का राइट हैंड बनकर ये सारा जो कुछ हुआ, फॉर्म 45 और 47 का, जिस तरह सीटें छीनी गई, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए जस्टिस काजी फाइज़ा के बारे में मरियम सफदर, नवाज शरीफ और बाकी सारे कहते थे और कि चीफ जस्टिस हमारा आएगा तो क्या कुछ हो जाएगा। हमने फिर वो सारा कुछ देखा, हमने यानी एक इश्तिहारी था और उसकी ज़मानत होगी, कमाल की बात है, उसको गिरफ़्तार होना चाहिए था उसकी ज़बान, और पेश हुए बगैर ही। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। फिर क्या हुआ? सज़ा सस्पेंड थी, फिर और उसके बाद कैसे बरियत हुई, फिर अपील फ़ाइल नहीं हुई और कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि अपील क्यों नहीं फ़ाइल की। हुदैबिया 1 की तरह हुदैबिया 2, और ये हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दौर के अंदर हुआ। ये नाइंसाफ़ी तो ये सारा यानी या तो फिर नैब को उल्टा लटका देना कि जिसने ये केस बनाए थे आपने तो उसको छोड़ दिया, आपने तो उसे ज़िंदा जावेद जाने दिया, तो ये तो फिर थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा आप थू तो नहीं होता ना।
तो इसमें तो सवाल पूछना चाहिए था। जस्टिस काजी फायजी साहब के ज़ात पे तो ये सवाल अब उड़ते हैं ना कि ये निज़ाम के अंदर क्या किया उन्होंने, जो बातें वो कहते थे। तो इंटरव्यू मंगवाए ना, मंगा के जुडिशल कमीशन में आने सारा कुछ समझ में आ जाएगी क्या हालात और वाक़यात है। कैप्टन सफदर ने जावेद चौधरी के इंटरव्यू में जो मैंने बातें कुछ की हैं, थोड़ा सा और कुछ सुन लीजिएगा। थोड़ा सा पोर्शन पहले लगाया, थोड़ा सा पोर्शन वो जो चशम कुशा इनके शाफात करते फिर रहे हैं, सुनिएगा। इसका सुसर है जनरल ज़ियाउल हक के साथ। ये वो इसका सुसर था जो जनरल असलम बेग के जहाज में ये आगे, वरना तो ये भी साथ ही जाना था। इसने मज़े देखे हुए ज़ियाउल हक के। ये चाहता है कि अब मेरा दामाद हो तो वही काम हो। मैंने कहा ये मार्शल लॉ की तरफ ले जाएगा मुल्क। हम आउट हो गए। वो बीच में ट्वीट रिजेक्टेड, तो ये सारा कोई। अब इनको पता था कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। सवाल ये नहीं पैदा होता जनरल जावेद कमर बाजवा को ये एक्सटेंशन दे। उसके लिए इन्होंने राह हमवार कर ली। मैं बावजू बैठा हूँ। जनरल रहील शरीफ ने कहा एक दफ़ा आए रात को कि जी मुशर्रफ, उन्होंने कहा मुशर्रफ जाने तो कानून पाकिस्तान जाने, आईने पाकिस्तान। मियां साहब ने कहा हाँ, मैं ये गवाही से बात कर रहा हूँ। उन्होंने उस पर नहीं माना था, वो फिर चले गए। 3 जनरल्स थे, पता नहीं था 2 कौन थे। अब इन्होंने देखा यार उसको एक्सटेंशन नहीं दी और ये हमें भी नहीं देगा। हालांकि बाद स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कह रहे थे जी रहील शरीफ को 1 साल की दे दे, उसके बाद रिजवान आ जाएगा और इस तरह हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जो कायदा है कानून है इसके मुताबिक ही चलेंगे। कि जी पानामा ख़त्म, उन्होंने कहा मैं पानामा में जो मर्जी हो जाए मैं असूल नहीं तोड़ूंगा, नहीं दिया। अब बाजवा को पता था कि जी मुझे तो एक्सटेंशन नहीं होगी। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम ये था कि नवाज शरीफ को हटाओ। इमरान से इन्होंने गठजोड़ की और उसी वक्त ये मामले तय हो गए थे और इन्होंने इलेक्शन 2018 चोरी किया। 2017 में नवाज शरीफ साहब को चलती गवर्नमेंट को फारग किया। डॉलर 105 पे था और CPEC बन रहा था और इन्होंने साकिब निसार को आगे किया। खोसा से ख़त लिखवा दिया इमरान से, खोसा की मुलाकात होगी। जो लीगी रहनुमा है ज़िमनी इंतखाबात में दिल बर्दाश्ता होकर ये वफाकी वज़ीर हैं सिकंदर हयात बोसन बड़ा एक रखते हैं, बगावत करते हुए पूरे ग्रुप के साथ तैमूर की हमायत का जो है ना ज़िमनी इलेक्शन में ऐलान कर दिए। तैमूर भी फॉर्म 45 या 47 में जो हाल हुआ वो आपके सामने है। रहाइशगाह पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की क़यादत ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उनसे कोई रब्ता नहीं किया और फाकी वज़ीर ने कहा हमेशा गिलानी ख़ानदान के मुकाबले में अपने इलेक्शन लड़ा और आइंदा भी मुकामी सियासत के हवाले से तैमूर है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, उनकी न सिर्फ हमायत का ऐलान किया है बल्कि डट कर उनकी इंतखाबी मुहिम भी चलाएँगे। ज़रताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शफाफ तहकीकात की गई। 9 मई की तहकीकात मुल्क की ज़रूरत है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद PTI को कुचलता था और धांधली के फार्म 47 की बुनियाद पर एक जाली हुकूमत बिठानी थी। अब ये कह दी है, अब ये बात सारी आगे जाके देखना। राणा सलाउल्लाह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट जो है ना वो ये करने की बात कह दी है और वो अपने तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ ये भी हुआ है 14 दिन के लिए चीफ जस्टिस। इसमें क्या अर्ज है 14 दिन में, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? चीफ जस्टिस ने क्या करना होता है? चीफ जस्टिस एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर ही काम है ना। हमने उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया, ये रोकना होगा। और यहाँ जो बात है ना जी और उन्होंने कहा कि मज़ीद कहा कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके सरबराह की मुद्दत फ़िक्स ना हो। यहाँ से पता चल गया कि मुद्दत मुलाजमत जो है ना फ़िक्स करने की बात हो रही है और ये करेंगे तो रिटायरमेंट एज कहाँ चलेगी, फ़िक्स कहाँ होती है। अब आपको तैनाती करते हैं, रिटायरमेंट एज आती है, आपको उठाकर बाहर फेंकते हैं। ये एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। और हाँ, गंदम स्कैंडल में जो है ना वो तहकीकाती कमेटी ने अनवारुल हक काकड़ या मोहसिन नकवी की तलबी की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी काबीना अली अफजल ने कहा बयान में, कहा ताकतवर लेकर ताकतवर काम करके ना यहाँ थोड़ी सी बात की तो मैंने उस वक्त भी कहा था और आपके सामने आ चुकी हुई है। ऑडियो लीक्स में FI और PTI के सरबराह को जहाँ 5-5 लाख रुपए जुर्माना हुआ तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हो गए हैं। और जो एतराज़ात दायर किए थे IB, FIA और पैमरा बदनीति के और जज पर दबाव डालने के लिए दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा कि अदालत को मुतमिन करें उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों ना किया जाए।
और ये तकरीबन 40 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है। और जो दरख्वास्तें थी ये बदनीति पर मबनी थी। इकट्ठे होकर एक स्कीम के तहत दरख्वास्त दायर की। चारों इदारों ने अपनी दरख्वास्तों के ज़रिए जज को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। फ़ैसले में लिखा गया कि शहरियों के फ़ोन टेप करने से मामले पर अदालत फ़रीक़न को मुकम्मल मौका दे रही है। इसके दौरान अदालत के सामने आया है कि वफाकी हुकूमत शहरियों को बुनियादी हकूक़ देने में नाअहल है। चीफ जस्टिस की मुलाज़मत तोसी जो मसला है, अगर 3 साल फ़िक्स की जाएगी तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा चीफ जस्टिस बनने के लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनने से पहले रिटायर हो जाएंगी। तजावीज़ जो है ना वो ज़ेर गौर है। साथ ही ख़बरें गर्दिश कर रही हैं मुद्दे में तौसीक़ के लिए तरमीम को हुकूमत तस्लीम भी कर लेती है। जस्टिस काजी फ़ैज़ा के जानबदाराना सवालों पर फ़ैसलों पर सवाल उठाया जा रहा है और ये पता लग रहा है कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सियासी फ़ायदा दिया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी उनके फ़ैसले मौजूद है। 2 तजावीज़ ज़ेर गौर है। एक तो ये है कि 3 साल के लिए तोसी दी जाए या फिर रिटायरमेंट की उम्र 65 से 68 पर कर दिया जाए। अगर टर्म फिक्स ना किया जाए और सिर्फ उम्र बढ़ा दी जाए तो तरतीबवार जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर। सवाल ये नहीं है, सवाल इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कि 65 साल बड़ी एज है और क्या करना है आप लोगों ने, क्या करना है। यानी एक चीफ जस्टिस जो एक माइंड सेट के साथ आकर बैठा हुआ है और वो उसी माइंड सेट के साथ लेके चल रहा है जो हालात और वाक़ियात तबाही की तरफ ले जाएगा। आपकी कोई तरीका तो नहीं है ना। मैं नहीं समझता कि और इस पर वोकला बड़ी वाज़ेह राय रखते हैं। वोकला स्कूल के सामने आएंगे, एक एक बात करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।